नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कंपटीशन जीके ट्रिक में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग इसमें पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे। दोस्तों, यह वीडियो लेक्चर सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम इस वीडियो लेक्चर में जो है कि भारत एक परिचय के बारे में पढ़ेंगे, जो है कि भारत का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे, जिसमें हम भारत की लगभग सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। इसमें भारत के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, भारत की खगोलीय स्थिति क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, भारत की सीमाएं और पड़ोसी देश से उसकी सीमाएं, भारत की प्रशासनिक और राजनीतिक स्थिति, राज्यों का परिचय व विशेषताएं पढ़ेंगे और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो होंगे उसको पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम भारत की जनसंख्या का घनत्व क्या है, हर स्टेट में अलग अलग कितना है, भारत में कितने स्टेट्स हैं, ये सब देखेंगे। और लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। इन सारे टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं अभी तक के एग्जाम में, उन सारे के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे एक एक। तो चलिए दोस्तों, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो हमारा जो पहला टॉपिक है दोस्तों, वो है भारत एक राजनीतिक इकाई। तो सबसे पहले हम भारत के राज्यों का गठन कैसे हुआ, क्या हुआ, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जो राजनीतिक यूनिट्स हैं, इकाइयाँ हैं, उनको पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो काम होता है वह 15 अगस्त 1947 को भारत जो है कि ब्रिटेन से आज़ाद होता है। ब्रिटिश राज से भारत कब आज़ाद होता है? 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद जो बड़ा काम होता है वो होता है 27 नवंबर 1947 को, जो है कि ए के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया जाता है। इसका काम ये होता है कि यह देखे कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना सही है या गलत। तो इसकी एक कमेटी की गठन होती है ए के धर आयोग की, और इस कमेटी की सिफारिश के बाद 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है, और यह भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए या पूछा भी गया है कई बार कि भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है, तो वह आंध्र प्रदेश है। इसी के कंटिन्यू सीरीज के बाद एक कमेटी जो है 1953 में गठित की जाती है। वह होता है फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग। 1953 में फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है, और यह कमेटी जो है कि 1955 में अपना रिपोर्ट सरकार को सौंपती है, और इसके रिपोर्ट के अनुसार 30 दिसंबर 1955 को आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित होता है। तो इनकी रिपोर्ट के अनुसार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित होता है, जिसके तहत और जो है अन्य राज्यों का गठन किया जाता है। तो इस अधिनियम के माध्यम से जो है कि 14 राज्यों का और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का उस टाइम गठन होता है 1956 में। तो यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 1956 में भारत में कुल कितने राज्य थे। तो कुल 20 राज्य थे, जिसमें से 14 राज्य थे, 6 यूनियन टेरिटरी। और वर्तमान में पूछा जाए कि कितने राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश, तो वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश, जिसको यूनियन टेरिटरी कहते हैं। तो यही हमारा है दोस्तों ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं कि 8 स्टेट्स हैं और 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी। इसमें जो लेटेस्ट यूनियन टेरिटरी राज्य से पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, इसको अलग करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, 2 यूनियन टेरिटरी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो ये रहा। अब यहाँ देख सकते हैं भारत में कुल टोटल 36 राज्य हैं, जिसमें 8 यूनियन टेरिटरी हैं, 28 नॉर्मल स्टेट्स हैं। और ये 8 यूनियन टेरिटरी को जो है आपको नाम से याद रखना है। पहला है अंडमान निकोबार, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है दादरा नागर हवेली और दमन दीव। हाल ही में जो है दादरा नागर हवेली और दमन दीव 2 यूनियन टेरिटरी थे, इनको जोड़ के एक कर दिया गया है। चौथा है दिल्ली, पांचवा है जम्मू कश्मीर, छठा है लद्दाख, सातवां है लक्षद्वीप, आठवां है पुडुचेरी। तो मैप में आप इन लोगों का लोकेशन भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ दिखा दूं तो ये दादरा नागर हवेली है, ये पुडुचेरी है,
ऐसे ऐसे करके है, ये हमारा दिल्ली है। तो ये रहा। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब जो है हम भारत की खगोलीय स्थिति के बारे में पढ़ने चलते हैं। हम देखते हैं कि भारत की खगोलीय स्थिति क्या है, इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो हमारा जो खगोलीय स्थिति है वह देखिए, इसमें पहला क्या है, अक्षांशीय विस्तार। तो हम अक्षांशीय विस्तार को देखते हैं पहले। तो देखिए, ये स्थलीय से 8 डिग्री 4 मिनट है। इसको पढ़ते कैसे हैं आप ये भी देखिए, इसको 8 डिग्री और ये ऊपर जो ऐसे बना होता है कॉमा, इसको मिनट कहते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट। तो स्थलीय जो है वह कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है, उत्तर में है। और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, द्वीपों सहित। अगर द्वीपों सहित को लिया जाए तो वह 6 डिग्री 45 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। अब ऐसे ही हम देशांतरी विस्तार को देखें तो ये कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। अब इसको हम थोड़ा मैप पे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। तो अक्षांशीय विस्तार जो ऐसे लाइन होती है, ये वाली लाइन जो यहाँ से ऐसे गई है नीचे से ऊपर, इसको हम कहेंगे अक्षांशीय विस्तार। तो यहाँ देखिए क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये 8 डिग्री 4 मिनट है। अब नॉर्थ कैसे है मैं आपको बताऊं तो पूरे वर्ल्ड मैप में जो इंडिया है वह नॉर्थ में आता है। तो इसलिए ये जो है इक्वेटर के ऊपर आता है। तो इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ है, इक्वेटर के नीचे साउथ है, इसलिए नॉर्थ कहा जा रहा है। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, जो कि ये लिखा है। अगर हम इसको ये अगर द्वीप सहित बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट है। तो आप यहाँ देखिए, ये अंडमान निकोबार है और यहाँ है 6 डिग्री 45 मिनट अगर द्वीप को ले तब, क्योंकि अंडमान निकोबार जो है वो इंडिया के मेन लैंड से नीचे है। तो ये है। अब ऐसे ही हम देशांतरी विस्तार की बात करें तो देखिए 68 डिग्री 7 मिनट है। तो यहाँ गुजरात का पॉइंट देखिए, और 68 डिग्री 7 मिनट है ईस्ट में, और ऐसे ही 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ। तो ये हमारा देशांतरीय विस्तार है। तो ये रहा हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब इसके आगे हम चर्चा करें तो देखिए कर्क रेखा। तो इंडिया से कर्क रेखा गुजरती है, वो भी कितने से, 8 राज्यों से। तो जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरती है और भारत को 2 भागों में काटती है। तो एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि इंडिया को 2 भागों में काटने वाली रेखा कौन सी है, तो वह है कर्क रेखा। इसको 2 भागों में काट रही है और 8 राज्यों से गुजर रही है। देखिए, यह रेखा भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। तो कुल 8 राज्यों से गुजरती है, आप यहाँ मैप में देखिए। और ये कर्क रेखा जो है यह किस लाइन से गुजरती है, कितने डिग्री लाइन से, तो 23 डिग्री 50, 23.5 डिग्री, 23.5। तो इसको हम क्या कहेंगे, 23.5 डिग्री से गुजरती है। देखिए, ये 20 है, ये 24 है, 24 से जस्ट नीचे है, तो यह 23.5 डिग्री रेखा से गुजरती है। और यह गुजरात से, राजस्थान का ये छोटा सा भाग, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है होकर। तो ये है, ये हमारा अक्षांशीय देशांतरी देशा विस्तार है और यह है कर्क रेखा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये जो हमारा कर्क रेखा है, कर्क रेखा, तो क्या आपको याद हो गया, मैंने अभी बताया कि यह 8 स्टेट से होकर गुजरती है और इसका क्रम से आपको याद हो गया कि कितने राज्यों से गुजरती है, नहीं। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो देखिए, कुल 8 राज्यों से गुजरती है। देखिए पहले गुजरात 1, राजस्थान 2, ये मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4,
झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। अब हमारा ट्रिक ये है कि गुजराती राजा मेड चीफ जस्टिस डब्ल्यू इन द मीटिंग। ट्रिक क्या है फिर से देखिए, गुजराती राजा मेड चीफ जस्टिस इन द मीटिंग। इस डब्ल्यू अगर साइलेंट कर दें तो चीफ जस्टिस इन द मीटिंग, कुल 8 राज्य हो गए और ये हमारा ट्रिक हो गया। तो गुजराती से बना गुजरात जो कि पहला स्टेट है, राजा से बना राजस्थान दूसरा स्टेट, मेड से बना मध्य प्रदेश तीसरा स्टेट, चीफ से बना छत्तीसगढ़, ये हमारा चौथा स्टेट है। देखिए छत्तीसगढ़ चौथा स्टेट। जस्टिस से बना झारखंड, ये झारखंड है पांचवा स्टेट। डब्ल्यू से बना वेस्ट बंगाल छठा है। इन द से बना त्रिपुरा और मीटिंग से बना मिजोरम। तो ये हो गए हमारे 8 राज्य, और वो भी जो क्या है वेस्ट टू ईस्ट है अरेंज। और एग्जाम में दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसका वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट अरेंज कीजिए। तो अगर आप ईस्ट टू वेस्ट याद करके रखे हैं तो वेस्ट टू ईस्ट चाहे जैसे पूछे बता देंगे। तो दोस्तों 2 तरीके से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये रहा इसका ट्रिक। आगे चलिए, अब हम देख लेते हैं ये जो हमारा कर्क रेखा है इसके निकटतम शहर कौन कौन से हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ये दोनों तरीके से एग्जाम में पूछ के ऊब जाएंगे तो वो कहेंगे कि चलो अब बताओ कि कौन सा ऐसा शहर है जो सबसे नज़दीक से गुजरती है कर्क रेखा के। तो देखिए यहाँ देखिए क्या लिखा है। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक जो राजधानी है वह है रांची। राजधानी की बात कर रहा है, किसी भी राज्य की जो राजधानी है वो सबसे नज़दीक है, वो है रांची। और रांची जो है वह झारखंड की राजधानी है। बाकी हम देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए इसमें झारखंड, ये रहा झारखंड और ये रहा रांची, और ये जो है कि 23 डिग्री 11 मिनट से गुजरती है। और जो कर्क रेखा कितने डिग्री से जाती है, 23.5 डिग्री, तो एकदम करीब से जाती है। और अब देखिए 23 डिग्री 11 मिनट, और यहाँ भी जबलपुर जो है वह 23 डिग्री 11 मिनट से भी होकर यह भी गुजरती है। तो ये बातें आपको ध्यान देना है। अब गुजरने को देखिए दोनों सेम लाइन से गुजरती है, लेकिन इसको क्यों कहा जा रहा है कि रांची सबसे नज़दीक शहर है, क्योंकि जबलपुर जो है मध्य प्रदेश का एक शहर है और रांची जो है राजधानी है। तो राजधानी पूछ रहा है कि कौन सी राजधानी सबसे नज़दीक है, तो यह जबलपुर है। बाकी अब सारे याद रखिए कि कर्क रेखा से निकटतम शहर जो है गांधीनगर है गुजरात का, जोधपुर है राजस्थान का, भोपाल है मध्य प्रदेश का। तो देखिए मध्य प्रदेश के 3 शहर गुजरते हैं कर्क रेखा से, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन। राजस्थान है रायपुर है छत्तीसगढ़ का, रांची है झारखंड का, कोलकाता वेस्ट बंगाल का, अगरतला और आइजोल। अब मेजर याद रखिए, कोलकाता याद रखिए, रांची याद रखिए और गांधीनगर, ये तीनों तो आपको याद होने ही चाहिए। तो ये है। अगर हम इसको मैप में भी एक बार आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए यहाँ, अगर आप मैप में देखिए ये गुजरात का, आप यहाँ ध्यान से देखिए गांधीनगर, और मध्य प्रदेश का भोपाल, झारखंड का रांची तो एकदम करेक्ट उसी पे से गुजर रही है। और ऐसे ही कोलकाता देखिए थोड़ा सा पास में है, त्रिपुरा जो है अगरतला वो भी पास में, और मिजोरम का ऐजोल है। अब देखिए भारत में वो जो कह हमने यहाँ अभी देखा था, ये अक्षांशी विस्तार और देशांतरी विस्तार, तो जो ये नॉर्थ में कहा जा रहा है और ईस्ट में कहा जा रहा है, तो किस लिए कहा जा रहा है, तो मैं आपको दिखाऊं। ये जो है कि ईस्ट में कहा जा रहा है और ये नॉर्थ में। तो भारत की जो वर्ल्ड मैप पे भौगोलिक स्थिति है उसको आप समझिए। ये देखिए 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री, और यहाँ से ये क्या है, इक्वेटर है, मकर, ये कौन, इक्वेटर।
इक्वेटर भूमध्य रेखा, और इक्वेटर को अगर हम 0 डिग्री मानते हैं तो इसके ऊपर की चीज़ें होती हैं नॉर्थ में, और इसके नीचे होती है जो कंट्री होती है वो होती है साउथ में। तो साउथ में अब ये भी 0 डिग्री है, तो इसको अगर हम ऐसे लाइन खींचे तो इसके आगे की चीज़ें होती हैं ईस्ट में और इसके पीछे की चीज़ें होती हैं वेस्ट में। तो अब देखिए जो इंडिया का मैप है यहाँ, तो ये नॉर्थ में और ईस्ट में आ रहा है, तो इसीलिए इंडिया की जो वर्ल्ड पे पोजीशन है अगर आपको याद रखना है तो वो है नॉर्थ ईस्ट। तो ये बातें भी आपको याद रखना है। आगे चलिए, अब आगे देखिए हम भारत के मानक समय को पढ़ते हैं। भारत का जो मानक समय है उसको पढ़ते हैं। जो आप सुने होंगे कि कहा जाता है कि इंडिया जो है 5.5 घंटे आगे चलती है। तो ये देखिए, तो देखिए मानक समय रेखा क्या है, तो लगभग 30 डिग्री देशांतरी विस्तार वाले बृहद भारत भूमि का मानक मध्यांतर है वो 82.5 डिग्री माना जाता है। यह रेखा जो है उत्तर प्रदेश के नैनी प्रयागराज से गुजरती है। कहाँ से, यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत का जो मानक समय रेखा है वह कहाँ से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश के नैनी शहर से। यह रेखा जो है 5 राज्यों से गुजरती है। अभी हमने कर्क रेखा देखा, वो 8 राज्यों से गुजरती है, और यह जो है 5 राज्यों से गुजरती है। वह कौन कौन से राज्य हैं, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यह 5 राज्य हैं जहाँ से ये गुजरती हैं। और देखिए विश्व के देशों में आपसी समझौते के आधार पर, जो पूरे दुनिया के देश हैं उन्होंने आपसी समझौते के आधार पर मानक समय जो है 7.30 डिग्री देशांतर के गुणांकों पर चुना है। अब रूस में जो है कि 11 टोटल समय है, हमारे इंडिया में केवल एक समय है, उसका टाइम क्या है 5.5 घंटे आगे। लेकिन रूस का विस्तार जो है, देश का विस्तार बहुत लंबा है, तो वहाँ 11 मानक समय है, आपको याद रखना है। और यूएसए में जो है 9, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मानक समय जो है रूस का है, उसके बाद यूएसए का। अगर मैं आपको मैप पे दिखाना चाहूँ तो देखिए ये रूस का मैप है, ये रूस का मैप है। यहाँ आप देखना चाहें तो देखिए पूरा यहाँ से जो चल के जा रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और रूस का ये लास्ट में यहाँ तक रूस है। तो इसके पास जो है कुल 11 मानक समय है। और ऐसे ही अगर हम यूएसए की बात करें तो ये है यूएसए, यहाँ यूएसए है। तो यहाँ देखिए जो यूएसए का टाइम जोन है वो देखिए लास्ट में यहाँ तक जो है कुल यहाँ 9, अलास्का का ये जो क्षेत्र है कुल 9 टाइम जोन है। तो ये रहे, तो ये तो हो गए वर्ल्ड के टाइम जोन। अब बाकी हम इंडिया के देखते हैं। अगर आप यहाँ देखिए इंडिया का जो टाइम जोन है, देखिए ये लिखा है 5/1/2 प्लस में है। तो ये जो है हमारे इंडिया का मानक समय है 5.5 घंटे आगे। तो ये अब 5.5 घंटे आगे है पीछे है, इसको कैसे माना जाता है, तो देखिए ये जो मेन ग्रीनविच लाइन होती है, पूरे वर्ल्ड की लाइन जो डिसाइड करती है समय को, अगर इसके आगे कोई चीज़ जा रहा है तो वो प्लस में जोड़ा जाएगा, अगर इधर कोई वेस्ट में जा रहा है तो उसको पीछे जोड़ा जाएगा। इसके आगे अगर जा रहे हैं तो एक दिन आगे चलेंगे, अगर इसके ग्रीनविच के पीछे जा रहे हैं वेस्ट में तो एक दिन आप पीछे चले जाएंगे। तो ये भी याद रखिए, ये भी क्वेश्चन बन चुका है। ज्योग्राफी में आपको हर स्लाइड से कम 4 से 5 क्वेश्चन गिना सकता हूँ, हर प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यह जो है कि टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ग्रीनविच लाइन जो होता है यह 0 से जाता है, और इसके जो आगे जाती हैं इनको हम प्लस में जोड़ते हैं, इसके पीछे जो जाते हैं उसको माइनस में जोड़ते हैं। तो आप यहाँ देखिए -1 है यहाँ, और यहाँ जो है इधर ईस्ट में +1 है ईस्ट में, और ये वेस्ट है। तो +1 से होते हुए देखिए +2 +3 +4 +5,
अगर +5 से +6 के बीच में देखिए तो एक ऐसी रेखा गुजर रही है। पाकिस्तान का जो है मानक समय वह 5 घंटे आगे है और भारत का जो है 5.5 घंटे। तो यहाँ से लिया गया है 5.5 घंटे। अब हम देखते हैं कि ये जो 82.5 डिग्री है, जो मानक मध्य उत्तर रेखा है, उसको देखते हैं तो ये वाली लाइन जो है 5.5 घंटे वाली यहाँ से जा रही है। अगर हम इसको बड़े में दिखाएं आपको तो यहाँ देखिए, यही लाइन है वो जो जा रही है, स्टैंडर्ड मेरिडियन। इसको मानक समय को हम स्टैंडर्ड मेरिडियन कहेंगे। तो यह देखिए 82.5 डिग्री ईस्ट से गुजर रही है। हमने यहाँ भी देखा 82.5 डिग्री से गुजर रही है। अब इसको हम एक ऐसी लाइन खींचे ऐसे, तो ये ऐसे जा रही है। तो यह देखिए, पहला राज्य जो क्रॉस कर रही है वह उत्तर प्रदेश है, दूसरा राज्य जो एंट्री कर रही है वो मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य जो है छत्तीसगढ़ है, चौथा राज्य फिर उड़ीसा है, पांचवा राज्य जो है वह आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से गुजरती है और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के यह नैनी शहर से गुजरती है। कहीं कहीं आपको मिर्ज़ापुर लिखा भी दिखेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यह मिर्ज़ापुर से भी गुजरती है और नैनी से भी, क्योंकि दोनों शहर जो हैं एकदम आसपास हैं। तो दोस्तों ये बातें हैं, आपको याद रखना है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो 5 राज्य है इसको क्रम से कैसे याद रखना है, सीक्वेंस से, इसको नॉर्थ से साउथ में, तो पहली बात तो आपको 5 राज्य के नाम भी याद होने चाहिए। तो इसका हमारा ट्रिक है, उमा एसी चलाते ही उड़ गई। तो आप इतना याद रखिए, उमा का हो गया, उमा से हो गया उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ए से हो गया आंध्र प्रदेश, सी से हो गया छत्तीसगढ़ और उड़ से हो गया उड़ीसा। तो अगर आपको इतना याद है तो आप जो है देख के तो बता ही सकते हैं कौन राज्य पहले आता है, कौन राज्य उसके बाद में। तो दोस्तों ये रहा हमारा ट्रिक। अब आगे चलिए, तो देखिए हम अब जो है कि भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में देखने चल रहे हैं। तो इसमें एक महान विद्वान थे, वो कहे थे कि भारत को महाद्वीप कहलाने का उतना ही अधिकार है जितना यूरोप को। अब ये इसलिए कह रहे हैं कि भारत को जो है कि इस पूरे क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं। ये इसमें बहुत सारे कंट्री आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान और आसपास के सारे। देखिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप, तो ये भारतीय उपमहाद्वीप है। तो ये वहीं कह रहे हैं कि भारत को उपमहाद्वीप कहलाने का उतना ही अधिकार है जितना यूरोप को। अब देखिए, भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में वायु पुराण में कहा गया है कि समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय दक्षिण में जो स्थित है वह भारत है, वहाँ की संतति भारतीय है। भौगोलिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में इंडो चीन प्रायद्वीप है, पूर्व में इंडो चाइना है, पश्चिम में अरब है, अरब कंट्री है। चतुष्कोणीय आकृति वाला भारत जो है दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। भारत की जो ये आकृति है वो देखिए चतुष्कोणीय है, ऐसे करके ऐसे ऐसे चतुष्कोणीय है, और यह जो है दक्षिण एशिया के मध्य में है। अब ये दक्षिण एशिया जो है इसके मिडिल में है। भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर में 1600 किलोमीटर प्रविष्ट होकर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जैसे 2 जलीय क्षेत्रों में विभक्त होती है। अब नोट कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में भारत के अलावा पाकिस्तान, देखिए यहाँ पाकिस्तान है, बांग्लादेश, ये रहा बांग्लादेश, म्यांमार, ये है म्यांमार, नेपाल, भूटान, ये है नेपाल और भूटान, और इसमें जो है श्रीलंका और मालदीव, ये दोनों इसके द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। मिलाकर दक्षिण एशिया कहा जाता है। तो इन सबको मिलाकर जो है कि साउथ एशिया कहते हैं, दक्षिण एशिया। ये है श्रीलंका, ये है मालदीव नीचे। तो ये है। अब देखिए, भारत जो है उत्तर से दक्षिण में, अब पूछा जाता है कि भारत का जो नॉर्थ से साउथ में, ईस्ट से वेस्ट में कितनी लंबाई है। तो देखिए, भारत का जो उत्तर से दक्षिण में लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। अब देखिए नॉर्थ से साउथ में, तो ये रहा 3214 किलोमीटर।
और ईस्ट से वेस्ट में जो है 2933 किलोमीटर है। अब ये देखिए 2933 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट में 33 किलोमीटर तक विस्तृत है। इसकी कुल क्षेत्रफल जो है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं याद रखना, लेकिन एग्जाम में ये दोनों बातें पूछी गई हैं कि ईस्ट टू वेस्ट कितनी लंबाई है और नॉर्थ से साउथ। तो आपको याद रखना है कि ज़्यादा लंबाई जो है नॉर्थ से साउथ की है, वह कितनी है 3214 किलोमीटर। उसके बाद जो है 2933 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट की लंबाई है। तो ये बातें एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, आपको याद रखना है। अब यहाँ देखिए हमारी जो भारत की चतुष्कोणीय आकृति है, तो भारत का जो चारों कोना है, तो कहीं ना कहीं कोना जो है किसी किसी पड़ोसी राष्ट्र से या सबसे जो है उसका दूरस्थम पॉइंट होगा, सबसे दूर का पॉइंट। तो जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल से, तो देखिए जो भारत का सबसे उत्तर का बिंदु है, उत्तरतम बिंदु है, वो है इंदिरा कॉल। कहाँ है? लद्दाख में। तो ये है नॉर्थ, इसका जो सबसे उत्तर का पॉइंट है, ये देखिए ये है इंदिरा कॉल, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लद्दाख में है, ये है इंदिरा कॉल। अब आप कह सकते हैं कि इंडिया का जो तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है यह यहाँ है, तो आपको पता होगा कि ये चीज़ें जो है वो पीओके में शामिल है, तो इसलिए हम इसको सबसे सियाचिन के पास जो है इंदिरा कॉल, उसको मानते हैं हमारा सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। अब ऐसे ही अगला हम इसका पश्चिम का सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु माने तो ये है गुहार माता गुजरात में। अब ये है हमारा वेस्ट, ये है गुजरात। अब जो इसका सबसे वेस्ट का पॉइंट है वो कौन सा है? वे देखिए वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ये है गुहार मोती, गुहार मोती या गुहार माता कहाँ है? गुजरात में। अब अगला पूर्वोत्तर का बिंदु वो है किबिथू। किबिथू जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, ये है हमारा ईस्ट पूर्वोत्तर, यहाँ किबिथू है अरुणाचल प्रदेश में, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। अब ऐसे ही दक्षिण का मोस्ट बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, ये है ग्रेट निकोबार में। देखिए ये है अंडमान निकोबार, ऊपर है अंडमान, नीचे है निकोबार। तो निकोबार में जो है कि सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, या इसको कहते हैं पिगमोलियन पॉइंट, ये है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो आपको याद रखना है। अब यहाँ देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो सबसे नॉर्थ का पॉइंट है उसे इंदिरा कॉल कहते हैं, और जो सबसे साउथ का पॉइंट है इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। दोनों का नाम इंदिरा है, ऊपर कॉल है, नीचे पॉइंट, तो ये आप ध्यान रखिए। और जो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पार्ट है वह है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है, जो आप यहाँ देख सकते हैं कन्याकुमारी तमिलनाडु। ये मेन लैंड की अगर बात करें, ये साउथ का, क्योंकि ये जो अंडमान निकोबार है आपको पता है ये एक आइलैंड स्टेट है इंडिया का। तो अगर मैं मेन इंलैंड में बात करूं तो वह जो है कन्याकुमारी सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट है। तो दोस्तों आपको ये पांचों बातें याद रखना है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब अगला हम देखेंगे भारत के जो सीमाएं हैं, जो इंडिया की स्टेट की बाउंड्री है, कोस्टल से लगती है और लैंड से लगती है, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए भारत अपनी विशिष्ट अवस्थिति के कारण स्थलीय और जलीय दोनों के साथ सीमा बनाती है। भारत के कुल सीमा रेखा जो है कितना है? द्वीपों सहित अगर मैं द्वीपों को और लैंड को दोनों को ले लूं तो 22,716 किलोमीटर लंबी है। और इसमें स्थलीय सीमा जो है बात करें तो यह 15,200 किलोमीटर है। जैसे आप यहाँ से गुजरात से ऐसे ऐसे चलेंगे, राजस्थान से जम्मू कश्मीर से होते हुए, और ये सारे नॉर्थ ईस्ट को लेते हुए, तो ये कुल कितने हैं? 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा की मैं बात करूं तो वह कितना है? 5,422 किलोमीटर। अब ये जो तटीय सीमा है, ऐसे ऐसे कोस्टल एरिया है मेन लैंड की,
इसकी बात करें तो वह कितना है 5422 किलोमीटर। यह कितना है 5422 किलोमीटर। अब द्वीपों सहित बात करें, द्वीप में कौन कौन से आ रहे हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। अगर मैं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी द्वीपों सहित तटीय सीमा की बात करूं तो वह कितना है 7516 किलोमीटर। तो 5422 किलोमीटर ये हो गया। तो ये देखिए 5422 किलोमीटर मेनलैंड हो गया, और ये अंडमान और लक्षद्वीप मिला के ये दोनों, इसकी कोस्टल रेखा कितनी है 2094। तो ये आइलैंड का है, द्वीप का है, द्वीप का तट है। द्वीप का तट कितना है 2094। अगर मैं इस 2094 को और 5422 को जोड़ दूं तो द्वीपों सहित जो तटीय रेखा आ जाएगी वह 7516 आ जाएगी। तो टोटल जो कोस्ट लाइन है वो कितना है 7516। तो ये बातें, तीनों बातें आपको याद रखनी है, ये और ये और जो है द्वीप, तो तीनों बातें आपको याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं जो कोस्टल एरिया है उसके स्टेट कौन कौन से टच करते हैं। तो देखिए भारत में 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तटरेखा से लगती है। कितने 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, कुल 13 राज्यों की सीमा लगती है तटीय रेखा से, समुद्री तटीय से। और इसमें सबसे लंबी तटीय रेखा जो है वह है गुजरात की। अब आप यहाँ देखिए गुजरात जो है इसकी सबसे लंबी तटीय रेखा है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से होते हुए ऐसे ऐसे यहाँ से घूमते हुए इतना, ये बहुत बड़ा है। देखने में लग रहा है छोटा, लेकिन आप किसी स्टेट से देखिए ये आंध्रा से भी बड़ा है। और सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश ही है, लेकिन सबसे बड़ा गुजरात है। और सबसे छोटी अगर रेखा की बात करूं तो वह है गोवा। आपको पता है ये गोवा एक छोटा सा स्टेट है तो इसकी सबसे कम है। भारत के 19 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थल रुद्ध हैं। अब स्थल रुद्ध मतलब लैंड लॉक है। कौन है? ये ऊपर की बात कर रहा है। जो इसमें कितने हैं 19 राज्य, ये सब राजस्थान, गुजरात, राजस्थान हो गया और पंजाब हो गया, जम्मू हो गया, ये सारे कंट्री को अगर सारे स्टेट्स को मिला दिया जाए अगर ये सारे स्टेट को मिला दिया जाए तो ये कुल 19 हो जाएंगे और 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हो जाएंगे। तो भारत के 19 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थलरुद्ध है। इनमें से 5 राज्य जो है हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश व झारखंड, तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली, चंडीगढ़ की सीमा किसी पड़ोसी देश से नहीं लगते। तो ये बातें आपको याद रखना है। अब देखिए ये कह रहा कि 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा पड़ोसी देशों से नहीं लगती है और कुल 4 की लगती है। तो 2 हो गए दिल्ली, चंडीगढ़ जिसकी नहीं लगती, और 2 जो है लगती है किसकी, तो यह हो गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, इंटरनेशनल बाउंड्री से लगती है। तो यही कह रहा है। इसमें आपको सारी बातें मैं एक बार आपको क्लीन करके दिखाता हूँ। आपको देखिए इसमें याद क्या रखना है। सबसे पहला तो याद रखना है कि स्थलीय सीमा जो है यह कितनी है 15,200 किलोमीटर, और पूरी कितनी है 22,716। तटीय सीमा कितनी है 5,422। द्वीपी सहित कितनी है तो 7,516, और द्वीप की कितनी है तो वह 2,094 किलोमीटर। ये बातें आपको याद रखनी है। दूसरी बातें आपको याद रखनी है कि जो समुद्री तटीय रेखाएं लगती हैं वह 9 राज्यों से लगती हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश से। और सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, सबसे छोटी है गोवा की। भारत के जो 19 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थलरुद्ध हैं, ये वाले 19 और 4, इनमें से 5 राज्य जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं लगाते, जैसे कि मध्य प्रदेश नहीं लगाती, उत्तर प्रदेश नेपाल से लगाती है तो नहीं माना जाएगा। अब ऐसे ही हरियाणा, तो ऐसे 5 राज्य हैं जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं लगाती। वो वही कह रहा है, इनमें से हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड ये इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं लगाती, और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली और चंडीगढ़ ये भी पड़ोसी देशों की सीमा नहीं लगाती, लेकिन 2 लगाती हैं। कौन सी? जम्मू कश्मीर और लद्दाख।
तो इन सारी बातों को आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अब आगे देखिए हमारा पड़ोसी देश। अब हम देखते हैं पड़ोसी देशों के बारे में, कौन कौन से पड़ोसी देश की बाउंड्री इंडिया से लगती है और कितनी लंबी रेखा लगती है। तो देखिए, भारत के 7 जो स्थलीय पड़ोसी देश हैं, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, ये हो गया, ये देखिए नॉर्थ वेस्ट में हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चाइना, नॉर्थ में हो गया चाइना, नेपाल, भूटान, पूर्व में म्यांमार हो गया, ईस्ट में म्यांमार हो गया, तथा बांग्लादेश। तो ये देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये कुल कितने 7 देश हो गए। तथा दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव भारत के साथ जलीय सीमा लगाते हैं। ये जो मालदीव हो गए साउथ में और श्रीलंका ये जलीय सीमा लगाते हैं। तो कुल 7 + 2 कुल 9 जो देश है वो भारत के साथ बाउंड्री लगाते हैं। तो आपको तीनों बातें याद रखनी। इसके अलावा इंडोनेशिया, म्यांमार, मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान और थाईलैंड भारत के समुद्री सीमा से संबद्ध हैं। अब इनमें देखिए चाइना तो भारत के जो है समुद्री सीमा से संबंध नहीं है, लेकिन बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया ये तीनों चारों पांचों जो हैं वह भारत की समुद्री सीमा से बाउंड्री शेयर करते हैं। इंडोनेशिया जो है वह अंडमान निकोबार के साथ यहाँ से बाउंड्री शेयर करती है। भारत के 16 राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा पड़ोसी देशों से मिलती है। अगर जलीय स्थलीय सबका बात कर दे तो भारत के ऐसे 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री लगाते हैं। भारत में 9 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्री तटरेखा से लगती है। सबसे लंबी समुद्री तटरेखा भी हमने पढ़ा कि गुजरात है और सबसे छोटा गोवा है। तो ये है दोस्तों हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिए अब हमारी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो किसके साथ कितने किलोमीटर की सीमा रेखा बनाती है, कितने किलोमीटर कितनी दूरी की। तो सबसे बड़ी जो बाउंड्री है इंटरनेशनल बाउंड्री वो है बांग्लादेश की। कितनी है 4096। यह एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको ध्यान रखना। और यह भारत के साथ यह भी देख लीजिए कि कितने राज्यों से सीमा लगाती है, तो 5 राज्यों से। किसे? पश्चिम बंगाल से, नॉर्थ ईस्ट 1 लगाती है पश्चिम बंगाल से, बाकी 4 लगाती है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से। किससे? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और यह राज्य जो है अगर मैं आपको पॉलिटी में बताऊं तो यह राज्य जो है 6th शेड्यूल में मेंशन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। दूसरी लार्जेस्ट सीमा जो है वो चीन से लगती है। कितना? 3488। क्योंकि आपको पता है चाइना की सीमा जो है पूरा यहाँ से लगते हुए अरुणाचल प्रदेश तक जाती है, जम्मू से अरुणाचल। लेकिन बांग्लादेश का इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बांग्लादेश तो लगता है थोड़ा सा, लेकिन चाइना तो पूरा इतना है। इसलिए लगता है क्योंकि बांग्लादेश की सीमा इधर अंदर बहुत घुमावदार है, इसलिए बहुत लंबी हो जाती है। और इसकी भी सीमा जो है 5 राज्यों से लगती है। किसके साथ? लद्दाख के साथ, हिमाचल के साथ, उत्तराखंड के साथ, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। थर्ड लार्जेस्ट जो बाउंड्री है वो है पाकिस्तान की 3323। और आपको ध्यान देने वाली बात है कि चाइना और भारत की जो सीमा रेखा है वो मैकमोहन रेखा कहलाती है, और भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ कहलाता है, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। तो दोनों बातें एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, दोनों बातें आपको याद रखनी है। अब ये भी देखिए 5 राज्यों से लगती है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और लद्दाख। फोर्थ लार्जेस्ट जो बाउंड्री है वह नेपाल है 1751। यह भी 5 राज्यों से लगती है, और यह आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश की बाउंड्री लग रही है, तो ये आपको याद करना है। तो नेपाल से उत्तर प्रदेश की, बिहार की, पश्चिम बंगाल की, सिक्किम की और उत्तराखंड की सीमा लगती है 5 राज्यों से। तो जो टॉप के 4 इंटरनेशनल बाउंड्री है उसमें 5-5 राज्यों की जो भारत की सीमा रेखाएं लग रही हैं। अब ऐसे ही आगे देख लेते हैं। म्यांमार की 1643 किलोमीटर की रेखा है, भूटान की 699, और सबसे कम जो है वह अफगानिस्तान की है, मात्र 116।
तो आपको अफ़गानिस्तान की याद रखनी है ज़रूरी, और बांग्लादेश की। बांग्लादेश की हाईएस्ट है, लार्जेस्ट है, 4096, अफ़गानिस्तान की मात्र 116 है। और भारत और अफ़गानिस्तान की रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। और यह मात्र जो है लद्दाख से बाउंड्री शेयर करती है। तो ये रहे दोस्तों हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री। आप यहाँ मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ कोस्टल लाइन जो है हमने अभी पढ़ा कि 7516 है। इंडो पाक की रेखा इतनी है, पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ 106, चाइना के साथ इतना, और बांग्लादेश के साथ 4096। तो दोस्तों ये हो गया हमारा इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर। अब आगे हम लोग चलते हैं, जो भारत की जलीय सीमा बिंदु हैं और पड़ोसी देश, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे आपने सुना होगा चैनल खाड़ी स्ट्रेट, तो आपने सुना होगा कि 8 डिग्री चैनल कहाँ से गुजरती है, 9 डिग्री चैनल कहाँ से गुजरती है, 10 डिग्री चैनल कहाँ से गुजरती है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और इसके पहले हम देख लेते हैं कि इसके बारे में और जानकारी। तो देखिए, मुख्य भूभाग के अतिरिक्त बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है। तो मुख्य भाग के अलावा जो है बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और दूसरा हमारा जो द्वीप समूह है वो है लक्षद्वीप या अरब सागर में लगती है। तो ये है बंगाल की खाड़ी, और यह है अरब सागर। ये है लक्षद्वीप, ये है अंडमान निकोबार। तो देखिए, भारत की कुल तटीय लंबाई जो है अभी हमने पढ़ा कि 7516 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 5422 किलोमीटर है, और द्वीपीय की लंबाई हमने अभी देखा कि 2094 था। अगर 5000 इसको 2000 इसको जोड़ दोगे तो आप 7516 प्राप्त करोगे, जो कि टोटल लंबाई है, चाहे भूमि की बात करें चाहे द्वीपों की। तो ये है। अब आगे देखिए, अब ये चैनल स्ट्रेट खाड़ी को हम पढ़ते हैं। तो न्यूज़ में आपने या एग्जाम में कहीं भी सुना होगा कि 8 डिग्री चैनल, तो कहाँ से गुजरती है? मालदीव और मिनिकॉय से। अब यहाँ देखिए मैप में आप 8 डिग्री चैनल। अब ये जो चैनल है सबसे नीचे वाली, ये है 8 डिग्री चैनल। यहाँ नीचे है मालदीव, ऊपर है मिनिकॉय। तो 8 डिग्री चैनल कहाँ से गुजर रही है? मालदीव और मिनिकॉय से। मैं अभी आपको इसको ट्रिक के माध्यम से भी बताऊंगा, जो कि आप आसानी से फटाक से याद कर लोगे। पहले देख लेते हैं हम डिटेल में, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। अब अगला देखिए, 9 डिग्री चैनल है। यह कहाँ से गुजर रही है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय से। अब देखिए, ये 9 डिग्री हमारा चैनल है। ये है हमारा ऊपर लक्षद्वीप, नीचे है मिनिकॉय। अब मिनिकॉय भी लक्षद्वीप का ही पार्ट है, लेकिन अगर आप लक्षद्वीप ना कह के इसे मिनिकॉय कहेंगे, मिनिकॉय और कवरत्ती, तो इसको आप लक्षद्वीप को कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच कह सकते हैं कि यह गुजर रही। चाहे आप लक्षद्वीप और मिनिकॉय भी कह सकते हैं, दोनों बातें। अब हमारा ऐसे ही लक्षद्वीप सागर जो है, यह लक्षद्वीप और मालाबार के बीच में है। तो लक्षद्वीप सागर जो है, जैसे मैं आपको बताऊं, ये मालाबार क्या चीज़ है। तो देखिए, ये इंडिया का मेन लैंड है, ये गुजरात हो गया, हमारा लक्षद्वीप यहाँ पर है। अब ये है केरल। अब ये जो सागर है, ये जो बीच का स्थान है लक्षद्वीप और मेन लैंड के बीच में, इसको कहते हैं मालाबार कोस्ट। ये जो तट है इसको मालाबार कहते हैं। तो ये वहीं कह रहा है कि लक्षद्वीप सागर जो है लक्षद्वीप और मालाबार के बीच में है। अब हम आते हैं अपने 10 डिग्री चैनल के पास। तो 10 डिग्री चैनल कहाँ है? छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में है, मतलब अंडमान निकोबार में है। तो देखिए, ये है हमारा 10 डिग्री चैनल। ये अब देखिए, ये लिटिल अंडमान, नीचे क्या है? छोटा अंडमान। और ये क्या कह रहा है? वो ये कार निकोबार, छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। तो ये हमारा लिटिल अंडमान हो गया, और ऊपर जो है ये कार निकोबार है, ये कार निकोबार है। तो इन दोनों के बीच में हमारा 10 डिग्री चैनल गुजरता है। तो वैसे ही ग्रैंड चैनल है, सुमात्रा और निकोबार के मध्य में है। अब ये देखिए, ये ऊपर अंडमान है, नीचे निकोबार है, और ये है इंडोनेशिया का सुमात्रा। तो इसके बीच में जो चैनल गुजरती है यहाँ से,
इसको ग्रैंड चैनल कहते हैं। अब देखिए पाक स्ट्रेट, तो ये हो गया हमारा मेन इंडिया, ये है श्रीलंका, इसके बीच में जो स्ट्रेट है इसे कहते हैं पाक स्ट्रेट। अब कोको स्ट्रेट देखिए यहाँ पर है। अब ये हमारा है अंडमान और ऊपर है म्यांमार, इसके बीच में जो चैनल है इसे कहेंगे कोको स्ट्रेट। देखिए लिखा है ना, कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य, और जो पाक स्टेट है तमिलनाडु और श्रीलंका, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच। अब ऐसे ही डंकन पास, डंकन पैसेज, यह दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच। देखिए ये है डंकन पैसेज, यहाँ है ना, अब ध्यान से देखिए, तो ये है दक्षिणी अंडमान और ऊपर है लघु अंडमान, लिटिल अंडमान, तो ये है। और मन्नार की खाड़ी बात करें तो ये जो पाक स्टेट है यह मन्नार की खाड़ी में ही स्थित है। तो ये है दोस्तों हमारा जलीय की सीमा बिंदु। अब इसमें हम जो 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल को याद करने की कोशिश करते हैं ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल। तो इसका हमारा जो ट्रिक है वो क्या है, मामी, कामी और आनी। मामी, कामी, आनी, ये हमारा 8 डिग्री, ये है 9 डिग्री, ये है 10 डिग्री का ट्रिक, मामी, कामी, आनी। अब देखिए, माँ से बना मालदीव, मी से बना मिनिकॉय। अब ऐसे ही कामी देखिए, का से बना कावारती, आप यहाँ ध्यान दीजिए, का से बना कावारती, मी से बना मिनिकॉय। अब देखिए मिनिकॉय नीचे है, ऊपर है कावारती, बीच में 9 डिग्री चैनल जो है गुजर रही है। अब ये लक्षद्वीप जो कह रहा है, ये तो लक्षद्वीप का ही तो पार्ट है, तो इसीलिए एग्जाम में जो है ऐसे पूछा ही नहीं जाता, लक्षद्वीप मिनिकॉय नहीं पूछा जाता, वो पूछता है कि कावारती और मिनिकॉय, स्पेसिफिक होकर पूछता है। तो आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद रखना। अब 10 डिग्री चैनल को देखिए, कहते हैं आनी, तो आ से बना अंडमान, नी से बना निकोबार। अब देखिए ऊपर जो है यह पूरा है अंडमान निकोबार, लेकिन बीच में जो लाइन गुजरती है 10 डिग्री, 10 डिग्री के ऊपर वाली जो द्वीप है उसे अंडमान कहते हैं, 10 डिग्री के नीचे वाली जो द्वीप है उसे निकोबार कहते हैं। और निकोबार में ही हमारा जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। तो दोस्तों ये हमारा ट्रिक है, मामी, कामी, आनी, इससे आपको याद रखना है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ आप देख लीजिए, वही है, ये देखिए गल्फ ऑफ मन्नार है, ये है पाक स्टेट, ये बे ऑफ बंगाल हो गए, इस वाले यहाँ हो गया हमारा लक्षद्वीप, और इसे कहते हैं मालाबार, मालाबार कोस्ट, ये है केरल। तो केरल और लक्षद्वीप के बीच में जो कोस्ट है उसे मालाबार कोस्ट कहेंगे। और ये तो अभी हमने देखा, और इसी का ये पिक्टोरियल है, ये है हमारा कार निकोबार। और आप यहाँ अगर देख रहे हैं तो ये भी ध्यान दीजिए, ये अंडमान और निकोबार की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है, और पोर्ट ब्लेयर जो है कि इसमें है, ये अंडमान द्वीप में है, और अंडमान के द्वीप में अगर स्पेसिफिक जाए तो साउथ अंडमान में है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। और डंकन पैसेज जो है वह साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच का जो खाली जगह है उसे डंकन पैसेज कहते हैं। और ये देखिए ग्रेट चैनल है, जिसको 6 डिग्री चैनल भी कहते हैं, कहाँ है, निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में। अब आगे चलते हैं, अब हम लोग जो उनकी जोन को पढ़ते हैं। आपको पता होगा कि इंडिया को जो है 6 जोन में डिवाइड करते हैं, 6 जोन में कुल हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को बांटा गया है जोन में। तो हमारा जो पहला जोन है वो है उत्तरी जोन, जोन को हिंदी में अंचल भी कहते हैं, लेकिन हम जोन के नाम से पढ़ेंगे। तो देखिए उत्तरी अंचल, तो
पहले हम देख लेते हैं कुल कितने जोन हैं। पहला उत्तरी अंचल हो गया, दूसरा पूर्वी क्षेत्र हो गया, तीसरा पश्चिमी जोन हो गया, चौथा जो हो गया मध्यवर्ती जोन, पांचवा जो हो गया दक्षिणी जोन, छठा जो हो गया पूर्वोत्तर जोन। तो मैप में देखिए ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न जोन हो गया पहला, दूसरा नॉर्दर्न जोन, तीसरा सेंट्रल जोन, चौथा ईस्टर्न जोन, पांचवा वेस्टर्न जोन और छठा जो है सदर्न जोन। अब इसमें कौन कौन से स्टेट्स आ रहे हैं आप तो मैप के माध्यम से देखिए, लेकिन हम जो है कि इसमें देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश किस जोन में आ रहा है। तो देखिए ये है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश जो है वो सेंट्रल जोन में आता है। किसमें? मध्यवर्ती जोन में। ये जो सेंट्रल जोन है इसमें यूपी आता है, क्योंकि यह जो हम लोग टारगेट कर रहे हैं ये यूपी पीसीएस आरओ एआरओ को टारगेट कर रहे हैं। बाकी सारे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन अभी जो एग्ज़ाम आ रहे हैं वो यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के हैं और यूपी पीसीएस 2024 के जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हैं वो हैं। तो देखिए जो सेंट्रल जोन है इसमें उत्तर प्रदेश आता है, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। कुल सेंट्रल जोन में 4 स्टेट्स आते हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। तो ये 4 स्टेट्स आते हैं। बाकी नॉर्थ ईस्टर्न जोन भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए नॉर्थ ईस्टर्न जोन इसमें कुल कितने आते हैं? देखिए सिक्किम, आसाम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। 1 2 3 4 5 6 6 7 8। तो नॉर्थ ईस्ट में कुल 8 राज्य आते हैं। वैसे नॉर्थ ईस्ट के कुल 7 राज्य हैं और एक सिक्किम को। इसको 7 सिस्टर्स स्टेट कहते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को 7 सिस्टर स्टेट कहते हैं और एक ब्रदर है, सिक्किम है ब्रदर। तो ये हो गए 8 राज्य। तो दोस्तों आपको ये बातें याद रखना है जोन को। आगे चलते हैं। अब हम जो है कि अब भारत के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो देखिए भारत का जो कुल क्षेत्रफल है अभी हमने देखा कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और जो है कि अब इसमें कुछ फैक्ट आप देखिए, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है वह कौन है? राजस्थान। और सबसे छोटा है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो यह है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर। सबसे छोटा कौन है? लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो आपको पता है उत्तर प्रदेश है। सबसे छोटा कौन सा है? सिक्किम। अभी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश जो है यह सेंट्रल जोन में आ रहा है, सिक्किम जो है नॉर्थ ईस्टर्न जोन में। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो यह है दिल्ली। और सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप। भारत में कुल 9 राज्यों तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तटरेखा से लगती हैं। ये हमने पढ़ा अभी, जिसमें गुजरात का सबसे बड़ा बाउंड्री है और सबसे छोटा है गोवा का। और इसमें से बात करें तो 19 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा जो है लैंडलॉक्ड है, मतलब जिसकी बाउंड्री वाटर से नहीं लगती। इनमें से 5 जो राज्य हैं हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करती। तो ये सारी बातें दोस्तों आपको याद रखना है, चारों पांचों बातों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। इसमें हर लाइन जो है आपको 2 फैक्ट दे के जा रहा है। अब आगे चलिए, अब अगला हम देख लेते हैं कि किस स्टेट की डेंसिटी जो है, जनसंख्या पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, जनसंख्या घनत्व जो है किसकी हाईएस्ट है किसकी लोवेस्ट। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये, और आप अपने अपने स्टेट के हिसाब से याद करिए, और बाकी जो हाईएस्ट लोवेस्ट है उसको सबको याद करना है। देखिए जम्मू कश्मीर की जो डेंसिटी है वो है 75। अब ऐसे हम सबका नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य हैं उनका देखते हैं। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश का देखते हैं।
तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको पता है लखनऊ है, और उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 829। यह हम लोग देख रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसकी जो जनसंख्या घनत्व कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी 829 है। अब सबसे हाईएस्ट देखिए आप किसका है, तो इन सारे में से खोजिए सबसे हाईएस्ट देखिए किसकी है। पहले राज्य की खोजिए। अगर मैं सबसे हाईएस्ट डेंसिटी यूनियन टेरिटरी की पूछूं तो यह है दिल्ली, जिसकी डेंसिटी है 11,332 किलोमीटर। तो ये बात आप याद रखिए, ये यूनियन टेरिटरी में सबसे हाईएस्ट है। और लोवेस्ट देखिए यूनियन टेरिटरी में किसका सबसे ज़्यादा है। देखिए ये पुडुचेरी हो गया, ये हो गया लद्दाख हो गया, और जम्मू हो गया, चंडीगढ़ हो गया। लक्षद्वीप किधर है, देखिए लक्षद्वीप का बहुत ज़्यादा है घनत्व। ये है अंडमान निकोबार द्वीप, ये है यूनियन टेरिटरी। तो आप देखिए यूनियन टेरिटरी में जो सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है अंडमान निकोबार की। कितना है, मात्र 46। तो दूसरी हाईएस्ट हो गई दिल्ली की, लोवेस्ट हो गई अंडमान निकोबार की। अब इस स्टेट में देखिए हाईएस्ट किसकी है। अब मैं आपको बताऊं, अब इसमें देखिए हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, राज्यों की। ये तो हो गया यूनियन टेरिटरी की हाईएस्ट और लोवेस्ट। अब राज्यों की जो हाईएस्ट डेंसिटी है वो है बिहार की। बिहार की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 11,006, ये स्टेट की है। और ये हो गया हाईएस्ट हो गया। अब लोवेस्ट किसका है, वो है अरुणाचल प्रदेश का। तो अरुणाचल प्रदेश देखिए, ये रहा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है यह सबसे लोवेस्ट है स्टेट में। तो स्टेट में यह सबसे लोवेस्ट है। इवन आप देखिए यह जो अंडमान निकोबार से भी कम है। तो दोस्तों आपको ये सारी बातें याद रखनी है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जो है कि अभी तक हमने जो भारत का भौगोलिक स्थिति जो सब कुछ देखा, भारत के भूगोल, इसको देख लिया। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यह क्वेश्चन हम लोग जो देखेंगे यह जीएस के पॉइंटर से देखेंगे। पॉइंटर वाली बुक जो होती है घटना चक्र की, पॉइंटर इससे देख रहे हैं। तो देखिए अब हम सबसे पहले क्षेत्रफल के बारे में जो क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में उसको देखते हैं। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। तो ये बात सही है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से दोस्तों यह फायदा हो जाएगा कि सबसे पहले तो ये फायदा हो गया कि हम जान जाएंगे कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमने अभी जो पढ़ा वो काम का है कि नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप ये भी चीज़ें समझ जाएं कि हमने जो अभी एक पीछे वाले स्लाइड में नहीं पढ़ा, कहीं ना कहीं वो अब हम यहाँ पढ़ लेंगे। जैसे हमने कहीं नहीं पढ़ा कि भारत की जो संसार का लगभग कितना % भूमि है, तो यह कितना है 2.4%, और पॉपुलेशन कितना है 17%, 17.5%। तो ये दोनों बातें हमने नहीं पढ़ी, तो हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे। अब आगे देखिए, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है। ये तो हम लोगों ने पढ़ा कि कर्क रेखा जो है भारत को बीचों बीच काटती है, वह भी 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो अच्छी विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब अगला स्टेटमेंट कह रहा है, अगला क्वेश्चन, भारत के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। ये तो हमने देखा। और यह जो है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग जो है भारतीय मानक समय के निर्धारण के लिए किया जाता है। तो यह भी हम लोगों ने देखा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का 7वां है और जनसंख्या के हिसाब से पहला, ये तो हम लोग जानते ही हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या कितनी है, तो हमने यहाँ देखा 17.5% है। भारत में गांवों की संख्या ये हम लोगों ने नहीं देखा।
तो यहाँ देख लीजिए 6,40,000 कुल गांव हैं। अब मोटा मोटा याद रखिए कि 6,40,000 गांव हैं। बाकी एग्जैक्ट अगर जानना चाहते हैं तो 6,40,932 है। अब मैच द फॉलोइंग करने के लिए कह रहा है, तो इन्फॉर्मेशन देखिए, ये पहले से ही करेक्ट मैच है, बस आपको देखना है। तो कह रहा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो कितना है, तो ये तो हमने देखा था, ये 3 लाख, ये है 32,84,000, तो 3.2 मिलियन ओवर किलोमीटर है। ये मिलियन में दिया है इसलिए 3.28 है, बाकी ये 32,84,000 हो गया। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, ये हम लोगों ने देखा था। ये भारत का और जो रेखांशीय विस्तार है, ये अक्षांशीय हो गया, ये देशांतरी, ये कितना है 68 डिग्री 60 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तो ये है 28। अब ये बड़ा कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है कि अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत में राज्यों की संख्या 28 है कि 36 है, अगर एग्जाम में 28-36 दोनों दे दिया गया तो लगता है यार यूटी मिला देंगे तब तो 36 हो ही जाएगा, तो 36 पे लगा देते हैं टिक, तो ये गलत है। यहाँ साफ साफ कह रहा है कि भारत के राज्यों की संख्या बताइए। यहाँ कहाँ कह रहा है कि भारत के राज्यों को और यूनियन टेरिटरी को दोनों को बताइए, अगर दोनों को कहेगा तब 36 है, अगर राज्यों को सीधा कह रहा है तो 28 है। तो ये बातें दोस्तों आप याद रखिए, कन्फ्यूजन होता है कुछ स्टूडेंट को, ज़्यादा लोग तो ये बात को समझते हैं। अब अगला है भारत के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए विश्व का 7वां सबसे बड़ा है, सही है। यह जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है, यह भी बात सही है। अब यहाँ जो है कि दूसरा भी कह सकते हैं, यह अगर हम जनगणना 2011 की बात करें तो दूसरा है, अगर अभी वर्तमान में बात करें लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से तो भारत का पहला, जो भारत है वो दुनिया का पहला कंट्री हो चुका है पॉपुलेशन के मामले में, तो ये बात आप याद रखिए। इसकी भूमि सीमा का विस्तार जो है वो 15,200 किलोमीटर है। और सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में, कौन से स्थान पर, किबिथु में, किबुथु। हमने देखा था कि ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश का, किबिथु, तो यहीं पर तो सबसे पहले सूर्योदय होगा, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया, लॉजिकली आप समझ सकते। अब हम चलिए देखते हैं, अब अक्षांशीय विस्तार को पढ़ते हैं। देखिए भारत का विस्तार जो है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट है, और ये जो है यह द्वीपीय है, आप ध्यान दीजिए यह द्वीपीय है, अंडमान निकोबार का लिया गया है, और बाकी ये तो सेम है। तथा देखिए ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य तक है। तो ये बातें तो हमने पहले से ही देख ली, 4 बार देख ली। आगे देखिए, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू में से किस एक से होकर सिक्किम, निम्नलिखित में से किस एक से होकर सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा गुजरती है। तो इसका ये कहने का मतलब है, जैसे देखिए ये हो गया इंडिया का मैप, ये गुजरात हो गया, ये हो गया जम्मू, ये हो गया सिक्किम, तो यहाँ से जो ऐसी लाइन गुजर रही है, ये वाली ऐसे अक्षांश रेखा, तो ये कह रहा है कि किस एक स्थान से सिक्किम से होकर गुजर रही है। तो अगर इस लाइन को आप ऐसे सिक्किम से ले आकर ऐसे ऐसे मिलाएंगे तो यह राजस्थान से होकर गुजरेगी, इन सारे राज्यों में राजस्थान से होकर गुजरेगी, तो यह यही पूछ रहा है। अब अगला देखिए, जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर में से जिस जिले से 70 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा गुजर रही है वह है, तो 70 डिग्री ईस्ट रेखा जहाँ से गुजर रही है वह इनमें से जैसलमेर है। अब अगला देखिए, भारत और कर्क रेखा के बारे में क्वेश्चन है। तो कर्क रेखा हमने बताया कि कुल 8 राज्यों से, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है,
यह राज्य कौन है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और असल में यह जो है वेस्ट टू ईस्ट अरेंज है पहले से ही। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन में से कर्क रेखा से निकट दूरी, सबसे निकटतम दूरी किसकी है? तो यह क्वेश्चन उस टाइप का हमने उसी टाइम बताया था कि इस टाइम के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए यहाँ पूछ ही लिया कि इन चारों शहरों में से सबसे निकटतम कर्क रेखा किस शहर से गुजरती है? तो यह गुजरात के गांधीनगर से गुजरती है। अब अगला क्वेश्चन फिर उसी प्रकार का। अब यहाँ पूछ रहा है दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर शहरों में से कर्क रेखा किसमें निकटतम गुजरती है? तो दिल्ली की तो बात ही नहीं होगी और नागपुर की नहीं होगी। अब जोधपुर और कोलकाता की बात करें तो जो कोलकाता से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश कौन सा है? तो असल में ये इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि कर्क रेखा। तो कर्क रेखा आपको पता है कि 23 डिग्री 30 मिनट से होकर गुजरती है। अब देखिए, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य है। अब ये क्वेश्चन देखिए काफी डिटेल में जा रहा है। ये तीनों क्वेश्चन को आप ध्यान रखिए, कर्क रेखा से ये डिटेल में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इन सब राज्यों में पूछ रहा है कौन उत्तर में है, कौन दक्षिण में है। तो ये मणिपुर जो है यह इसके उत्तर में है कर्क रेखा। अब अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली शहरों में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होती है तो किस शहर में? तो देखिए, अब इसमें आंसर जो होगा वो दिल्ली होगा। जून माह में जो दिन की अवधि सबसे ज्यादा होगी वह दिल्ली की होगी। अब देखिए, जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन, वाराणसी शहरों में से कर्क रेखा से सबसे निकटतम शहर है, निकटस्थ शहर वह कौन सा है? जबलपुर। तो हमने ये तो पढ़ा था। बाकी वाराणसी के तो इसमें नाम ही नहीं आ रहा है, उज्जैन भी नहीं, अहमदाबाद भी नहीं। जबलपुर हमने तो वहाँ डायरेक्ट पढ़ा था कि जबलपुर से होकर गुजरती है। अब माही, चंबल, नर्मदा कौन सी रेखा जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो यह माही। और असल में यह एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? तो यह माही नदी। यह कर्क रेखा अगर ऐसे गुजरती है तो यह नदी जो है ऐसे काटती है इसको। अब देखिए, हम भारतीय मानक समय को पढ़ेंगे। भारतीय मानक से क्वेश्चन जो बनते हैं देखेंगे। भारतीय मानक समय को हम लोगों ने पढ़ा था। अब कह रहा है कि जब भारतीय मानक समय के मध्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस समय की अवधि जिस मध्योत्तर पर है वह है। तो ऑप्शन में देखिए, ये उस टाइम का ऑप्शन से भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से बनाया गया है डिटेल में। तो कह रहा है कि जब भारतीय मानक समय के मध्योत्तर पर अर्धरात्रि होती है, मतलब ये कह रहा है कि ये भारत की जो ये रेखा है, यहाँ पर अगर अर्धरात्रि हो रही है मतलब रात के 12 बज रहे हैं, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो किसी स्थान पे सुबह का 6 बजता है, तो इधर कोई स्थान होगा जहाँ पर 6 बज रहा होगा सुबह का। क्योंकि सूर्य जो है कि पहले कैसे जाता है सूर्य, वो ईस्ट टू वेस्ट, तो ऐसे जाते टाइम सबसे पहले सूर्य की प्रकाश यहाँ पड़ेगी, फिर यहाँ पड़ेगी, फिर यहाँ पड़ेगी, फिर यहाँ पड़ेगी। तो सबसे पहले तो 6 बजे यहाँ पड़ेगी। मान लीजिए 6 बज रहा है, फिर ये 12 बज रहा है, फिर यहाँ 6, तो सबसे पहले यहाँ पड़ेगी। तो वहीं कह रहा है कि भारत में अगर अर्धरात्रि है तो वहाँ 6 बज रहा है। तो आपको अगर इतना पता होता कि जो ईस्ट का पॉइंट है वो 97 डिग्री 25 मिनट है, तो जब भी होगा तो 97 के बाद में होगा। तो ये अगर ऑप्शन से करते तो वो 172, तो इधर कहीं जो होगा 172 डिग्री 172 डिग्री 30 मिनट होगा ईस्ट में। तो ये ऑप्शन, इसको आप ऑप्शन से करेंगे। अब आगे देखिए, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव, गुजरात का सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के मध्य समय कितने घंटे का अंतराल है? तो यह 2 घंटे का है। तो ये पूछ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात
इन दोनों के बीच में कितने घंटों का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर। अब कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन है औरंगाबाद का अक्षांश जो है वडोदरा व पुणे के अक्षांश के बीच है। चेन्नई की तुलना में बेंगलुरु की अवस्थिति अधिकतम दक्षिणावर्ती है। रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद शहर में भारतीय मानक समय देशांतर रेखा के निकट है। तो इन चारों शहरों में से पूछ रहा है कि जो भारतीय मानक समय है, ये वाली लाइन कौन सबसे निकट है? तो हमने पढ़ा था कि यह रीवा से होकर गुजरती है। कहाँ से? नैनीताल से, सॉरी, उत्तर प्रदेश के नैनी से और रीवा से होकर गुजरती है। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के सुबह के जो है 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय होगा। तो अगर यहाँ पर भारतीय मानक समय पे सुबह के 10 बजे हैं तो ये हिमाचल प्रदेश का शिमला में कितने बजे होंगे? 10:38। तो असल में ये एक काल्पनिक है, ऐसा बचता नहीं, वो है कि ऐसे कैलकुलेशन से आपको जोड़ के बताना होगा। यदि भारतीय मानक समय वायुत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री ईस्ट देशांतर पर स्थानीय समय होगा। तो यह होगा 14:30। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय की वायुत्तर नहीं गुजरती। कहाँ से? महाराष्ट्र से। तो ये हमने देखा कि यह महाराष्ट्र तो यहाँ से नहीं गुजरती। नागपुर, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद में से भारतीय मानक समय कहाँ से गुजरती है? तो हमने देखा था कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। तो ये हमने देखा था 82°30' ईस्ट से। ग्रीनविच माध्य समय और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच का अंतर कितना है? तो 5.5 घंटे का है। बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, पुणे में से दिल्ली के सबसे समीप देशांतर स्थित शहर है। तो वह है बेंगलुरु। यह यूपीएससी का क्वेश्चन है। यदि अरुणाचल प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश के तीरप में सूर्योदय के 5 बजे हैं तो गुजरात के कांदला में सूर्योदय होगा। आप तो हमने अभी यहाँ पढ़ा कि 2 घंटे का अंतर है, तो अगर यहाँ 5 बज रहे हैं तो यहाँ 7 बजे होंगे। वैसे हमारी इंडिया में समय तो टाइम जोन तो एक ही है, लेकिन ये कैलकुलेशन के आधार पे पूछ रहा है। लेकिन टेक्निकली क्या होता है कि हमारे पूरे इंडिया में टाइम जो है एक ही है। अगर यहाँ अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 5 बज रहे हैं तो यहाँ भी 5 ही बज रहे हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन के हिसाब से पूछ रहा है तो 7 बजेंगे। अब अगला देखिए, अब हम देखेंगे दूरस्थतम बिंदु कौन सा है। तो हमने देखा था कि सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है। देखिए ये है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? तो ग्रेट निकोबार में। तो देखिए ये है ग्रेट निकोबार। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे पूर्वी है ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी है वेस्ट में गुजरात। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, तो सबसे पश्चिम का पूछ रहा है। तो हम लोगों ने देखा था कि ये गुहार माता था, गुहार मूर्ति। ये कितना है? 68°7' ईस्ट। भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। तो ये है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी और ये है हिंद महासागर। तीनों कहाँ मिल रहे हैं? कन्याकुमारी में, तमिलनाडु में। कहाँ? कन्याकुमारी के तमिलनाडु में। यह सदर्न मोस्ट पॉइंट है इनलैंड का, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु। और दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो यह तो है इंदिरा पॉइंट, जिसको पिगमोलिन पॉइंट भी कहते हैं। हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलोर में वह एक शहर जो सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है। तो ये तो आप देख के बता सकते हैं लखनऊ है। अब अगला हमारा क्वेश्चन बाउंड्री से हो गया, इंटरनेशनल और स्टेट बाउंड्री। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, असम, सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश में से वह भारतीय राज्य जो भूटान के साथ सीमा नहीं लगाता।
तो आप मैप में देखेंगे तो बिहार जो है भूटान के साथ सीमा नहीं लगाता। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। तो इन सारों में से जो है मणिपुर की सीमा नहीं लगती। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य, तो मेघालय, तो मैंने आपको बताया था कि ये बांग्लादेश की जो बाउंड्री लगती है वो पश्चिम बंगाल से लगती है और नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ कौन सी सीमा नहीं लगाती? तो मेघालय। वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, तो अरुणाचल प्रदेश है वो। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आसाम, मिजोरम में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? आसाम की नहीं लगती। पाकिस्तान से सीमा लगाने वाले भारतीय राज्य, पंजाब, जम्मू, लद्दाख, राजस्थान, गुजरात। नेपाल के पड़ोसी राज्य है तो यूपी लगाती है। तो मैंने वहाँ कहा भी था कि सारे में से आपको जो है यूपी का तो याद रखना है। तो यूपी, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसकी है? तो बांग्लादेश की। कितनी है? 4096। असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं साझा करने वाला भारतीय राज्य, तो इन सारों में से जो है बांग्लादेश के साथ नागालैंड सीमा नहीं लगाता। आगे देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारित करती है उस रेखा को कहते हैं रेड क्लिफ, ये हमने पढ़ा था। डूरंड लाइन अफगानिस्तान और भारत की सीमा को कहते हैं। मैकमोहन भारत और चीन की सीमा को कहते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है किसका? अध्यारोपीय सीमा की। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा कौन सा है? तो भारत तो डायरेक्टली पूछ रहा है कि भारत और चीन की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो मैकमोहन। भारत श्रीलंका से अलग होती है पाक जलडमरू से, पाक स्टेट से, हमने पढ़ा था इसको, मन्नार की खाड़ी में है। नेपाल, भूटान, चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य, तो सिक्किम है। ये इसका ट्राई जंक्शन है सिक्किम का जो है डोकलाम। असम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? त्रिपुरा के तीनों तरफ। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? मतलब बढ़ती क्रम में। तो सबसे कम नेपाल का है, फिर पाकिस्तान का है, चीन का है, बांग्लादेश का। असम, सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान से सीमा नहीं लगाता? तो बिहार। यह क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखें। तो दोस्तों हमारा जो है कि वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हम लोगों ने दोस्तों इस वीडियो में जो है कि भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में देखा, उसके अक्षांशीय, देशांतरी, उसकी जो भारतीय मानक समय है, कोस्टल लाइन को देखा, हमने इंटरनेशनल बाउंड्री को देखा। तो इन सब को देखा, साथ ही साथ हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा कि क्वेश्चन बनते हैं। हमने जो पढ़ा, अब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा कि मोस्टली क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जा रहे थे। तो दोस्तों यह जो वीडियो है वह इंडियन ज्योग्राफी के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको ज़रूर से ज़रूर देखिए। अगर यहाँ तक पहुँच गया है तो ज़रूर आपने देख ही लिया होगा। दोस्तों को भी अपने सजेस्ट करिए। इन फ्यूचर एग्ज़ाम से पहले भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।